हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मायावती घर में दो बहुओं के आने का सुख भोग रही थी। तभी एक दिन किचन से जोर की आवाज आती है तो वो दौड़ती हुई वहाँ जाती है और देखती है कि उसकी छोटी बहू वान्या स्टील के बर्तनों को जोर जोर से जमीन पर पटक रही है। ये देखते हुए मायावती कहती है, ये क्या कर रही है छोटी बहू? मैं क्या कर रही हूँ? बुढ़ापे में आँखें कमजोर हो गई हैं क्या सासू माँ? दिख नहीं रहा, बर्तन पटक रही हूँ। वो भी फालतू में। अरे नासपिटी दिख रहा है तभी पूछ रही हूँ, क्यों इन बर्तनों की जान निकाल रही है? क्योंकि जेठानी जी कह रही हैं, अब से इन स्टील के बर्तनों का घर में कोई काम नहीं, क्योंकि वो खाने के लिए नया डिनर सेट जो लेकर आई हैं। बताओ, ये स्टील के बर्तन मेरी नानी ने मुझे शादी में तोहफे में दिए थे और ये कहती हैं अब ये किसी काम के नहीं। अरे किसी काम के नहीं तो तू इन्हें जमीन पर पटक कर बजाने लगेगी क्या? क्या छोटी सी बात का गुस्सा इतना शोर मचा कर निकाल रही है? तो क्या करूँ, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दूँ? अच्छा तो यही रहेगा, क्योंकि तुमने बर्तन बजा बजा कर मेरे सर का दर्द बढ़ा दिया है। सासू माँ इससे कह दो शांति से काम करना है तो कर ले, नहीं तो अपने कमरे में जाकर बैठी। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर वान्या गुस्से में और जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। आरती शोर से परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर वान्या हाथों में पकड़ी थाली अपने ही पैर पर गिरा लेती है। आई माँ लग गई। अरे अपनी छोड़ो और इसे देख, अचानक कैसे बेहोश हो गई। जेठानी जी उठिए, क्या हो गया आपको? अरे वो बेहोश है, सो नहीं रही जो उठिए उठिए चिल्ला रही है। पानी ला पानी। वान्या जल्दी से इधर उधर देखते हुए पानी से भरा जग उठाकर उसका पूरा पानी आरती के मुंह पर डाल देती है। तभी आरती के होश में आने पर वो अपना सर पकड़ लेती है। जेठानी जी आप ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से कैसे बेहोश हो गई? अरे परे हट, तुझे पानी छिड़कने को कहा था, उसे नहलाने को नहीं। बहू तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सासू माँ सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है सर अभी फट जाएगा मेरा। चल तू अपने कमरे में चलकर आराम कर ले, मैं तुझे सर दर्द की गोली दे देती हूँ, ये सारे बर्तन समेट लेगी। इतना कहकर वो आरती को उसके कमरे में लेकर जाती है और दवाई देकर आराम करने को कहती है। समय बीतता है। एक शाम जब आरती का पति मोहित ऑफिस से लौटता है तो देखता है कि आरती एक हाथ से अपना सर पकड़कर बैठी है। क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं क्या? मोहित देखिए ना, दोपहर में जब से मैं सोकर उठी हूँ ना, तब से पता नहीं क्यों मेरे आधे सर में बड़ा दर्द हुए जा रहा है। अभी जितना दिमाग होगा उतना ही तो दर्द करेगा ना। यहाँ बीवी सर पकड़ के बैठी है और इस भद्दे आदमी को मजाक सूझ रहे हैं। अरे यार तो पेन किलर ले लो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मायावती आकर कहती है, अरे बहू सर दर्द में कुछ आराम हुआ? कहाँ से सासू माँ, जब से आए हैं तब से तो और बढ़ गया। मोहित जा बहू को डॉक्टर के पास ले जा, अभी हफ्ते भर पहले ही किचन में बेहोश हो गई थी, होश में आई तो सर पकड़कर बैठ गई, आज फिर से सर दर्द की शिकायत बता रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा ला इसे। ठीक है माँ। आरती की सर दर्द की प्रॉब्लम के लिए अगले दिन मोहित आरती को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, तो आरती जी ये सर दर्द की दिक्कत आपको कब से है? डॉक्टर कभी कभी तो ज्यादा शोर से और कभी कभी किसी बात से इरिटेट होके सर इतना दर्द होने लगता है ना, लेकिन कुछ दिनों से तो ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है और कभी कभी तो मेरा आधा ही सर दुखता है और हाँ, एक दिन तो मैं बेहोश भी हो गई थी। देखिए कभी कभी सर में दर्द होना मामूली बात है, लेकिन बार बार और तेज सर दर्द माइग्रेन का कारण बन सकता है। मतलब आरती को माइग्रेन हुआ है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हो सकता है, इसीलिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, उन्हें लेते रहिएगा और अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए स्ट्रेस ना लें और सबसे जरूरी मानसिक शांति के लिए योगा और मेडिटेशन को अपनाएं। चेकअप के बाद दोनों घर आ जाते हैं और घर वालों को मोहित सारी बात बताता है। अच्छा तो बहू को सिर दर्द की बीमारी हो गई है? सासू माँ बीमारी हुई नहीं है, बस माइग्रेन के थोड़े बहुत लक्षण हैं। तुम्हें बड़ा पता है कि माइग्रेन कोई छोटी बीमारी नहीं है, इस सिर दर्द की वजह से मैं मर गई तो? अरे जेठानी जी आप जैसे लोगों की भगवान को भी कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा चिंता मत करो। मेरी बीमारी के बारे में जानकर तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, मैं सब समझती हूँ। माइग्रेन हो सकता है, ये बात सुनकर आरती डर जाती है, जिसके बाद वो समय से अपनी दवाई लेती और बाकी घर वाले भी उसका खास ख्याल रखते हैं।
वान्या भी घर का काम ज्यादातर खुद ही किया करती। और एक शाम छोटी बहू, आकाश से तेरी बात हुई? कहाँ सासू माँ, अब जेठानी जी तो अपने सर दर्द की बीमारी के चलते काम को हाथ लगाती नहीं। घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनको फोन कैसे करूं? ऐसा तो कुछ नहीं है, शाम के बर्तन तो मैं ही घिस के गई थी। जेठानी जी, 2 प्लेट साफ करने को बर्तन धोना नहीं कहते। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। 2 दिन बाद तुम्हारे ससुर जी की बरसी है, तो शांति पाठ रखवाया है मैंने घर में। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया था। पंडित जी ने पाठ के साथ साथ हवन के लिए भी बोला है, और हाँ, सामग्री की लिस्ट भी भिजवा दी है, इसीलिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। सुन रही हो ना दोनों, बरसी की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी सासू माँ। अगले दिन आरती अपना कमरा साफ कर रही होती है तो देखती है कि हवन सामग्री की लिस्ट मोहित घर ही भूल गया है, जिसे वो अपनी सास को देने हॉल में आती है। हाय राम, कल सामान की जरूरत है और ये नालायक पर्ची ले जाना भूल गया। एक काम करो, तुम दोनों बाजार जाकर सामान ले आओ। इतनी धूप में कहीं बाहर गई तो गर्मी के मारे फिर से मेरे सर में दर्द न होने लगे। कैसे मना करूं? ओ जेठानी जी, क्या सोचने लगी? चलिए। सासू माँ, वो सुबह से ना सर बहुत भारी हो रहा है और इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। उसकी सास पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाकर कहती है, बहू फिर से सिरदर्द चालू हो गया क्या? हाँ सासू माँ, सुबह थोड़ा था, मैंने बताया नहीं पर। तू आराम कर, छोटी बहू ले आएगी सामान। अरे मैं कोई पहलवान लग रही हूँ क्या, जो इतना सारा सामान अकेले ले आऊंगी? और फिर अभी तो जेठानी जी अच्छी भली खड़ी थी। अरे जानती है ना उसे बीमारी है। फिर इस तरह आरती अपनी बीमारी का सहारा लेकर धूप में जाने से बच जाती है और बरसी की पूजा की तैयारी का सारा काम वान्या के पल्ले पड़ जाता है। जैसे तैसे पूजा निबटती है। सास भी छोटी बहू को ज्यादा मेहनत करता देखती, पर बड़ी बहू की बीमारी के कारण उसे कुछ नहीं कहती। एक रोज जब वान्या टेबल साफ कर रही होती है, तभी सोफे पर बैठी आरती से उसकी सास कहती है, बड़ी बहू माना तो बीमार है, लेकिन कम से कम झाड़ू तो लगा ही सकती है। मैं कोई ना अपनी खुशी से खाली नहीं बैठती हूँ, सिर दर्द से परेशान हूँ इसलिए बैठ जाती हूँ, और अभी मेरे सिर में दर्द थोड़ा कम है, लाओ लगा देती हूँ झाड़ू। इतना कहकर वो झाड़ू लेने स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है और जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर गिर जाती है। उसकी सास उसे संभालने के लिए बढ़ती है। तभी वान्या मन में कहती है, ये जेठानी जी की बीमारी तो हद पार कर रही है। सासू माँ रुक जाओ, पड़े रहने दो जेठानी जी को ऐसे ही। सर दर्द के कारण बेहोश हुई है ना, तो जब सर दर्द चला जाएगा तो खुद ही होश में आ जाएंगी। अरे बहू पर सही कह रही हूँ सासू माँ। अरे सोफे पर तो भली चंगी बैठी थी, 4 कदम क्या चली बेहोश हो गई। अभी बेहोश हो गई है तो ठीक है ना, होश आएगा तो अपने आप उठ जाएंगी। ये वन्या की बच्ची कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अब मैं क्या ऐसे ही फर्श के ऊपर पसरी रहूं? तभी मोहित घर आता है तो आरती को यूं फर्श पर पड़ा देखकर उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठाकर कहता है, अभी आंखें खोलोगी या होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखा सासू माँ, ठीक हो गई जेठानी जी की बीमारी। आरती, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा सा माइनर सर दर्द है, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था। और नहीं तो क्या, आपकी बीमारी के चक्कर में मैं काम करते करते मरीज हो गई। मानती हूँ जेठानी जी कि आपको माइग्रेन होने का डर सता रहा है, लेकिन इस डर से आप ऐसी हरकत करेंगी क्या? सभी आरती को समझाते हैं, जिसके बाद उसका डर थोड़ा दूर होता है। समय बीतता है, आरती लगातार अपनी दवाइयाँ लेती है, जिससे उसके डर के साथ उसका सर दर्द भी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। रिहाना अपने पति अबीर के साथ समुद्र के किनारे घूमने जाती है, जहां रिहाना अबीर के साथ शाम के समय हाथ में हाथ डाले समुद्र के किनारे बैठी थी। तभी अबीर रिहाना से कहता है, रिहाना, मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन हम दोनों ने सही फैसला लिया, नहीं तो आज हम साथ नहीं होते। हाँ अबीर, सही कहा। सब लोगों के इतना कहने के बावजूद भी हमने अपने दिल की बात सुनी और अपने रिश्ते को चुना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अबीर रियाना की गोद में सर रखकर सो रहा होता है। तभी रियाना उसके बालों को संवारते हुए बीते पलों को याद करने लगती है, जब वो पहली बार अबीर से अपने दोस्त की शादी में मिली थी। रियाना अपने परिवार के साथ अपनी दोस्त अर्चना की शादी में जाती है, जहां सभी लोग कार से उतरते हैं।
रियाना के पिता कार को लॉक करके आगे चले जाते हैं। जैसे ही रियाना अपने परिवार के पीछे जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका दुपट्टा कार के दरवाजे में फंस गया है। तो वो अपना दुपट्टा जैसे ही खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी उसके पास अबीर आता है और कहता है, हेलो मिस, रुकिए, ये क्या कर रही हैं? आपका दुपट्टा खराब हो जाएगा। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। अबीर रियाना के थोड़े करीब आता है और उसके बालों में लगा हुआ हेयर पिन निकालता है, जिसकी मदद से वो कार का दरवाजा खोल देता है और रियाना का दुपट्टा निकालकर उसे देता है और कहता है, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज सभी लोग आपको दुल्हन समझ लें। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बुरा ना माने तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। वाओ, थैंक्स मिस। रियाना शेखावत। अबीर गोइंका, ये नंबर है, जब फ्री हो कॉल कर लेना। इस तरह अबीर और रियाना की दोस्ती हो जाती है और दोनों को पहले ही नजर वाला प्यार हो जाता है। दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन रियाना और अबीर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद दोनों अपने इस रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताते हैं और दोनों के परिवार वाले आपसी रजामंदी से रिश्ते को पक्का कर देते हैं। और कुछ समय बाद रियाना और अबीर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद रियाना भी अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और साथ ही साथ नौकरी भी करती है। वहीं अबीर भी एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। दोनों अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। ऐसे ही एक दिन रियाना अबीर को कॉल करके कहती है, सुनिए, आज आप जल्दी घर आ जाना, हम बाहर कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे। शाम हो जाती है पर अबीर अब तक घर नहीं आया था। रियाना को इंतजार करते करते रात के 12 बज जाते हैं। तभी अबीर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ घर आता है और कहता है, सॉरी डार्लिंग, सॉरी डार्लिंग, आज थोड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। अबीर, ये क्या मजाक है? तुम नहीं जाना चाहते थे तो मना कर देते। ये क्या हाल बनाकर आए हो तुम अपना? अरे यार, तुम हमेशा इतने सवाल क्यों करती हो? जाना है तो चलो, नहीं तो यहीं मरो। जुबान संभाल कर बात करो अबीर। बीवी हूँ तुम्हारी मैं, नौकरानी नहीं। इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ और तुम बाहर से ही फुल टाइट होकर आते हो। अरे रे, इतनी मेहरबानी बीवी साहिबा। अपने काम में इतना मगन होती हो कि पता भी नहीं होता पति भूखा है या पेट भरा है। महीना महीना तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और एक दिन टाइम देकर अच्छाई की मूर्त बन रही हो। हाँ, तुम तो जैसे सारा दिन ही मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी सेवा करते हो, है ना? हद है यार, एक तो टाइम दो, ऊपर से इनकी बातें भी सुनो। अरे जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम, अकेले ही खुश हूँ। रियाना वहाँ से चली जाती है और अबीर जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो वो नशे की हालत में वहीं गिर जाता है और सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 11 बज रहे होते हैं। वो उठकर सोफे पर बैठता है। यहाँ उसे टेबल पर एक खत मिलता है जो कि रियाना ने लिखा था। जब संभलती नहीं है तो पीते क्यों हो? जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। अकेले खुश रहना तुम, अब खुद बनाओ और खुद खाओ। मैं चली अपने मायके। ये सब पढ़कर अबीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है तो वहीं रियाना भी अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं शाम को अबीर अपने दोस्त को घर बुलाकर पार्टी करता है और तस्वीरें लेकर रियाना को भेजता है। इसी के साथ एक मैसेज भी लिखकर उसे सेंड करता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जा रह ले अपने मायके में। अब तू मेरी पार्टी के वीडियो देखेगी। अच्छा हुआ जो तुम खुद चली गई, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देकर खुद निकाल देता इस घर से। मेरी जिंदगी को जहर बनाने वाली औरत। मैसेज पढ़ते ही रियाना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ को इस बारे में बता देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो लड़का तेरे लायक नहीं है, पर नहीं, तुझे तो लव मैरिज का भूत सवार था। अब हो जा खुश, अभी भी वक्त है, तलाक दे दे उसे और अलग हो जा। इसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। अपनी माँ की कही हुई बातें सुनकर
रियाना कोर्ट में अबीर से डाइवोर्स के लिए केस फाइल करवा देती है और डाइवोर्स पेपर अबीर के घर भेज देती है। जैसे ही अबीर को पेपर मिलते हैं, वो रियाना को कॉल करता है और रियाना कहती है, हेलो मेरे पतिदेव, तोहफा मिल गया आपको मेरा। उम्मीद है काफी पसंद आया होगा। ये क्या मजाक है रियाना, डिवोर्स के लिए? जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो। और हाँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ बल्कि तुम्हें बता रही हूँ कि मैं फैसला ले चुकी हूँ। कल कोर्ट में मिलते हैं। अगले दिन दोनों कोर्ट में जाते हैं, जहाँ जज साहब उन्हें कहते हैं, देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप दोनों के पास अब भी मौका है अपने रिश्ते को बचाने का। वही तो मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड कि हम इस झगड़े को बात करके सुलझा सकते हैं। अच्छा, आज तुम्हें बात करना याद आ रहा है? तब कहाँ थे जब मैं सारी रात जाकर तुम्हारा वेट करती थी? कितने दिन भूखी रहती थी क्योंकि तुम कभी टाइम पर घर नहीं आते थे और ना ही साथ बैठकर खाना खाते थे। अपने काम में इतना मगन थे कि मुझे भूल ही गए। जरा खुद से पूछ कर देखो, क्या जो तुम कह रही हो वो सब सच है? क्या बस मैं ही तुम्हें भूला था? तुम मुझे अपना कितना टाइम देती थी ये बताओ। जब तुम्हारा दिल किया तुम पास आ गई, जब दिल किया तब दूर चली गई। अरे यार, सच तो ये है कि हम दोनों ही अपने काम में इतना बिजी थे कि हम भूल गए थे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी है जिसे हमें मिलकर जीना है। अबीर की ये बात सुनकर रियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे कोर्ट से बाहर जाते हैं और डाइवोर्स नहीं लेते। ये सब सोचकर रियाना की आंखों में एक बार फिर आंसू आते हैं और अब वो अबीर के माथे को चूमकर मन ही मन में कहती है, आई लव यू अबीर। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर जाने नहीं दूंगी। किसी ने सच कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन वो डिवोर्स वाली बात ना होती तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। झुमकी को बचपन से ही अच्छी और थोड़ी महंगी चीजों का बड़ा शौक था। जब तक वो किसी चीज को अच्छे से देख परख ना ले तब तक उसे अपने लिए नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सासू माँ रश्मि के साथ बाजार जाती है, जहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजों की दुकानें थी। दोनों सास बहू एक साड़ी के शोरूम में जाती हैं और तभी रश्मि बोलती है, अरे भैया, अच्छी सी साड़ी दिखा दो। जी माँ जी, अभी दिखाता हूँ। वो दुकानदार उन्हें साड़ियाँ दिखाना शुरू कर देता है। रश्मि एक एक करके साड़ियाँ देखती जाती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो झुमकी से बोलती है, अरे बहू, तू ही बताना इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं? बोलना, क्या बात है? इनमें से एक भी साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगेगी और इनका फैब्रिक देखिए कितना घटिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ बहू, मुझे तो घर में ही पहनकर रहना है, कौन सा बाहर जाना है? फिर भी माँ जी, आपका भी कोई स्टैंडर्ड है, क्लास है, समाज में कोई इज्जत है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? छोड़ ना बहू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए माँ जी, कौन सी साड़ी पसंद आई है आपको? सभी साड़ियों में से रश्मि एक नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी निकालती है और दुकानदार को देते हुए उससे बोलती है, ये लो भैया, ये वाली पैक कर दो। बस एक ही साड़ी? हाँ, फिलहाल तो एक ही चाहिए थी, तुम इसे ही पैक कर दो। ठीक है माँ जी। दुकानदार साड़ी पैक करके रश्मि को देता है और उससे बोलता है, माँ जी, आपके कुल मिलाकर हो गए 1250 रुपए। ठीक है। एक मिनट भैया, अभी बिल मत बनाना। ऐसा कहकर झुमकी रश्मि को साइड में ले जाती है और उससे बोलती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्यों, क्या हुआ? 1250 रुपए मांग रहा है वो इस साड़ी के। हाँ, तो क्या हुआ? नहीं माँ जी, आप इस घटिया सी साड़ी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। छोड़ ना बहू, आज ले ली, आगे से नहीं लूंगी। झुमकी से ऐसा बोलकर रश्मि दुकानदार को पैसे दे देती है और साड़ी लेकर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद झुमकी एक बार फिर अपनी सास से बोलती है, सच में माँ जी, आज आपने ना घाटे का सौदा किया एकदम। बहू, तू अब भी उसी बात को लेकर बैठी है। छोड़ ना, अब जो हो गया सो हो गया। जा, तू मेरे लिए खाना बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। झुमकी रश्मि और अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके पति का कॉल आता है। वो अपना फोन उठाती है और पति से बोलती है, हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ।
आप बताइए कहाँ है? मैं आज ही बरेली आया हूँ, फिर यहाँ से दिल्ली तुम्हारे पास। सच में आप बरेली में हैं? हाँ हाँ यार, क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनिए ना, बरेली के ना झुमके बहुत मशहूर हैं। आप मेरे लिए वो ले आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तुम बताओ कैसे झुमके चाहिए तुम्हें? मुझे ना हैंडमेड झुमके चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, मैं ले आऊँगा। अब मैं रखता हूँ, अपना और माँ का ख्याल रखना। और जी आप भी, बाय। झुमकी कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, ओए बल्ले बल्ले, मैं तो बरेली के झुमके पहनूंगी। जब मैं झुमके पहनकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर निकलूंगी ना, मोहल्ले की औरतें तो मुझे देख देख कर जल जाएंगी। कितना मजा आएगा। खुद से बातें करते करते वो खाना भी बना लेती है, जिसके बाद अपनी सास के लिए वो खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू क्या बात है, तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदन वापस आ रहा हो? जी माँ जी, वो वापस आ रहे हैं और आपको पता है वो मेरे लिए बरेली से झुमके लेकर आ रहे हैं, वो भी हैंडमेड। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पर मैंने सुना है हैंडमेड झुमके बड़े महंगे मिलते हैं। हाँ वो तो है माँ जी, पर एक आध झुमका खरीद लेने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ बात तो तेरी भी ठीक है। चल अब आ और खाना खा ले। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगती हैं और दूसरी तरफ कुंदन बरेली के बाजार में झुमकी के लिए झुमके ढूंढने लगता है। वो कई सारी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे सिर्फ मशीन से बने हुए झुमके ही मिलते हैं। अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है और खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ हैंडमेड झुमके ढूंढने के लिए? कुंदन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना फोन निकालता है और गूगल पर हैंडमेड झुमकों की दुकान खोजने लगता है। गूगल पर ढूंढने के बाद कुंदन को पता चलता है कि पुरानी बरेली के बाजार में हैंडमेड झुमके मिलते हैं। तो अब कुंदन पुरानी बरेली के बाजार में जाता है और वहाँ एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे झुमके चाहिए, वो भी हैंडमेड। क्या आपके यहाँ मुझे वो झुमके मिल जाएंगे? क्यों नहीं सर, हमारी स्पेशलिटी ही यही है। ग्रेट, तो फिर मुझे दिखाना शुरू कीजिए। दुकानदार एक एक करके कुंदन को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। कुंदन को सभी झुमके बहुत पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलता है, यार आप मुझे इतने अच्छे अच्छे झुमके दिखाए जा रहे हैं, मैं कौन से खरीदूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये आप अपनी वाइफ के लिए ले रहे हैं? जी। हमारे पास एक स्पेशल कलेक्शन भी है सिर्फ वाइफ के लिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। दुकानदार कुंदन को कुछ अलग से झुमके दिखाता है, जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा तो जरूर था, पर देखने में वो सबसे अलग थे। उन झुमकों में से एक झुमका कुंदन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने हाथ में लेके दुकानदार से बोलता है, ये वाला कैसा है? अरे वाह सुखी, बहुत ही प्यारा है सर, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। सच में? तो यही खरीद लूं? जी सर, ये बहुत बेशकीमती होता है, हर कोई इसे नहीं पहनता, आप अपनी वाइफ को यही गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 पेयर पैक कर दो। ठीक है सर। दुकानदार 2 जोड़ी झुमके पैक करके कुंदन को देता है और उससे बोलता है, ये लीजिए सर आपके झुमके, अब आप मुझे 1400 रुपए दे दीजिए। ठीक है। कुंदन दुकानदार को पैसे दे देता है और झुमके लेकर दुकान से बाहर आकर खुद से बोलता है, झुमकी को ये झुमके बस पसंद आ जाएं। 1 बज गया, मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट जाता है और अपनी फ्लाइट में बैठकर दिल्ली वापस आता है और आकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उनसे बोलता है, कैसी हो माँ आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता। मैं भी अच्छा हूँ माँ, झुमकी कहाँ है? वो तेरे लिए रसोई में खाना बना रही है, जा उससे मिला। कुंदन किचन में चला जाता है और जाकर झुमकी के गले लगता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ। कुंदन उसे झुमके दिखाता है। उन्हें देखकर झुमकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुंदन से बोलती है, थैंक यू सो मच, कितने सुंदर है ये झुमके। वैसे कितने के हैं ये? ज्यादा महंगे नहीं है, बस 1400 के हैं। क्या, इतने महंगे? थैंक यू सो मच। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, जब तुम इन्हें पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। इसके बाद झुमकी उन झुमकों को पहन लेती है और वो बहुत सुंदर लगती है
जिसके बाद झुमकी का झुमकों के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आए दिन नए नए तरह के झुमके खरीदा करती और पहना करती। उसने खुद का एक मिनी स्टोर खोल लिया था और अब झुमके वो सिर्फ पहना नहीं करती बल्कि उन्हें बेचा भी करती और खुद की आमदनी भी कर लिया करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।